हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 2 के एमसीक्यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स 2 का आरजीपीवी के, जिसका एग्ज़ाम अभी होने वाला है। और डिफरेंशियल इक्वेशन के कई सारे एमसीक्यूज़ हमने ऑलरेडी कर रखे हैं, आप जाके चैनल पे चेक कर सकते हो। इससे पहले वाले वीडियो में जो मॉड्यूल 1 था उसमें हमने कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए असाइनमेंट के लिए छोड़े थे, जिसका आंसर कई लोगों ने दिया है। इसमें से देख लेते कौन कौन सा असाइनमेंट था, और जिसके आंसर अगर आप लोगों ने नहीं दिए हैं तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। फर्स्ट असाइनमेंट प्रॉब्लम आपके पास था कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ऑर्डर डिग्री कौन कितना है और साथ ही साथ लीनियर है नॉन लीनियर है। तो ऑब्वियसली ये टर्म से ही आपको पता पड़ रहा होगा कि ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो ऑर्डर है वो हाईएस्ट ऑर्डर 1 ही है, केवल dy/dx इज़ दी हाईएस्ट ऑर्डर। तो ऑर्डर आपके पास 1 हो गया है, ठीक है। और इस हाईएस्ट ऑर्डर की जो डिग्री है दैट इज़ 3। इस वजह से मतलब पावर 3 है तो इसकी डिग्री भी आपके पास 3 होगी। फर्स्ट ऑर्डर यू सी थर्ड डिग्री और नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसके बाद इस क्वेश्चन का इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा गया था इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? dy/dx इक्वल टू अगर इस तरह का है dy/dx प्लस पी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज नथिंग बट ई रेज़ टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, यही होता है। तो यहाँ पे आप कंपेयर करोगे, योर p विल बी, यू सी, अगर इसको मैं रिड्यूस करूँगा तो 5 प्लस x से डिवाइड कर देंगे तो इट विल बी 5 प्लस 3/x, यही आएगा योर p, ठीक है। तो यहाँ पे e रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3/x करेंगे तो आपके पास आ जाएगा e रेज़ टू पावर 5x डॉट e रेज़ टू द पावर log ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय log ऑफ x, ठीक है। तो आपके पास ये टर्म आ जाएगा e रेज़ टू पावर 5x, ओके, एंड x दैट विल बी x क्यूब, ठीक है। तो x क्यूब e रेज़ टू द पावर 5x, ये आंसर है। इसके बाद पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्लोरेट्स इक्वेशन है। तो आपको पता है दिस वन y इज इक्वल टू पी ऑफ पी एक्स प्लस एफ ऑफ पी, दिस इज क्लोरेट्स इक्वेशन। और इसका सॉल्यूशन भी बताया था मैंने, p को जस्ट c से रिप्लेस कर दो तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ सी, यहाँ पर ये ऐसे आएगा, दिस इज सी, एफ ऑफ सी, ओके, ठीक। हाँ जी, तो अब आते हैं हम अपने मॉड्यूल 2 पे। जो मॉड्यूल 2 का आपका सेक्शन है वो आपके पास है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड, जिसमें आपके पास पावर सीरीज़ है, आप देख सकते हो यहाँ पे पावर सीरीज़ सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट्स है यहाँ पे, और मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, लेजेंडर्स एंड बेजल्स फंक्शंस है, और फर्स्ट एंड देयर प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो प्रॉपर्टीज़ ये तो डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं इसके, अगर डायरेक्ट रिजल्ट्स याद है बहुत बेनिफिट होगा इसमें। ओके, शुरुआत करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से मॉड्यूल 2 के। आपको रॉन्ग स्किन निकालना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। रॉन्ग स्किन के लिए आपको पता है कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन लेते हैं। होमोजीनियस का ऑक्सिलरी इक्वेशन आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगा? m² माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0। m की वैल्यू यहाँ से आ रही है 1 1, ठीक है। तो जो सॉल्यूशन होगा e रेज़ टू द पावर क्या आएगा? y1 इज इक्वल टू ई रेज़ टू बाय x एंड y2 इक्वल टू x इंटू ई रेज़ टू बाय x। ये आपको ध्यान होगा क्योंकि यहाँ पे रिपीटेड रूट आ रहा है, जो सॉल्यूशन आता है C1 प्लस C2 x ई रेज़ टू द पावर x जो भी है, ठीक है। तो दिस विल x मतलब m की जो वैल्यू है, m का जो कोफिशिएंट है दैट इज वैल्यू ऑफ m इज़ 1, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1x आएगा, ठीक है। तो इसका रॉन्ग स्किन क्या होता है? रॉन्ग स्किन इज नथिंग बट y1 y2 अपॉन y1 डैश y2 डैश, ठीक है, अपॉन नहीं, ये सेकेंड रो में y1 डैश y2 डैश आएगा। y1 आपके पास e रेज़ टू द पावर x है, y2 आपके पास x इंटू ई रेज़ टू पावर x है। y1 डैश करेंगे तो ई रेज़ टू पावर x ही आएगा, y2 डैश करेंगे तो x ई रेज़ टू द पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर x। इनको डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा ई रेज़ टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय x ई रेज़ टू द पावर x प्लस ई रेज़ टू पावर x माइनस ई रेज़ टू द पावर x ई रेज़ टू द पावर x, ठीक है।
तो ये आपके पास फाइनली देखो क्या आएगा, यहाँ लिख लिया मैंने, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपके पास आए e रेज़ टू द पावर 2x, देन इसको मल्टीप्लाई किया e रेज़ टू पावर 2x एंड x इंटू e रेज़ टू पावर 2x, तो दीज टू आर कैंसिल्ड आउट, सो e रेज़ टू पावर 2x आपके पास इसका रॉन्ग स्किन आ रहा है। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन। ओके, सो फर्स्ट असाइनमेंट आप लोगों के लिए ये कमेंट बॉक्स में रिप्लाई दीजिए, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन दूंगा मैं। इसका आपको रॉन्ग स्किन बताना है क्या होगा, ठीक है। आउट ऑफ दिस विच विल बी द रॉन्ग स्किन, इसका ऑप्शन में ABCD लिख देता हूँ और आपको बताना है कि ABCD में कौन सा इसका रॉन्ग स्किन होगा। ओके, सो ऑल द बेस्ट। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन P0x y डबल डैश प्लस P1x y डैश प्लस P2x y इक्वल टू 0। आपको याद होगा कि ये सेकेंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, ठीक है। अब इस वेरिएबल कोएफिशिएंट में x इक्वल टू 0 इज अ ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा व्हेन P0 of 0 is equal to 0, P0 of 0 is not equal to 0, P1 of 0 is equal to 0, P1 of 0 is not equal to 0। सो ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए आपको पता है कि डेनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, तो आप जब P0 से होल डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपके पास y0 P1x अपॉन P0, ठीक है, प्लस y डैश प्लस P2 ऑफ x P0 ऑफ x। और ध्यान देना ये P1 P2 P3 पॉलिनोमियल फंक्शन है, ठीक है, y इक्वल टू 0। सो अगर ये P0 0 हुआ तो सिंगुलैरिटी आ जाएगी, यस, सिंगुलैरिटी आ जाएगी P0 0 होने पे एट 0। तो ये जो है ये सिंगुलैरिटी के लिए है, ठीक है, सिंगुलैरिटी के लिए, या रेगुलर पॉइंट्स भी बोलते हैं इसको, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। अगर P0 ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर 0 नहीं हुआ तो इसको कहेंगे ऑर्डिनरी पॉइंट्स, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट होगा अगर P0 ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू 0। उस हिसाब से इसका आंसर क्या आना चाहिए आप बताओ, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। ओके, उसी के बेसिस पे आपका ये सेकंड क्वेश्चन हो गया कि x इक्वल टू 0 सिंगुलर पॉइंट होगा कब। तो ऑब्वियसली मैं पहले बता चुका, y डबल डैश P1 ऑफ P0 y डैश प्लस P2 बाई P0 y इक्वल टू 0 है। अगर ये P0 की वैल्यू 0 हो गई तो मैं कहूँगा कि वो सिंगुलर पॉइंट है, ठीक है। तो और P0 के रेगुलर सिंगुलर पॉइंट के लिए भी आपके पास एक कंडीशन होती है, x इंटू P1 ऑफ P0 इज शुड बी नॉन ज़ीरो, और एक और होता है x स्क्वायर इंटू P2 बाई P0 इज नॉन ज़ीरो। इस तरह की कंडीशन होती है। हालांकि अभी ये पूछा गया है केवल सिंगुलर पॉइंट, तो अगर P0 ही अगर 0 आ जाता है हमारे पास 0 पे, तो हमारे पास x इक्वल टू 0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर ये आना चाहिए। हाँ जी, तो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, फॉर ऑर्डिनरी पॉइंट। अगर ऑर्डिनरी पॉइंट मिल जाता है, ऑर्डिनरी पॉइंट मतलब P ऑफ x जो भी x1 x0 जो भी पॉइंट ले रहा हूँ दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 है तो, या फिर x इक्वल टू इनिशियली 0 भी ले सकते हैं, अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट है, ठीक है। सो द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म, वो कैसे फॉर्म, इट विल बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, कैसे एक्सप्रेस होगा आपको पता है, y x इक्वल टू हम क्या लेते हैं, समेशन n इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी an y x n, यस, यही लेते हैं। तो ये उस केस में लेते हैं जब हमारे पास ऑर्डिनरी पॉइंट हो, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर जो आएगा आपके पास, देखो ये इन्फिनिटी तक जाना चाहिए, इट इज़ यहाँ पे फाइनाइट टर्म है, तो फाइनाइट टर्म वाले इसमें नहीं आएंगे, सो इट विल गो अप टू इन्फिनिटी। तो इस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए दिस वन। और अगर आपके पास रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो इन दैट केस जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा ये, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे, it will be expressed like y of x equal to x if n is running from 0 to infinity a naught x raised to the power n plus m फॉर्म में, ठीक है। याद होगा आपको कि अगर सिंगुलर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट मिलता है तो मैं इस तरीके से इसको एक्सप्रेस करूँगा, तो इन दैट केस इट विल बी दी, दिस विल बी दी आंसर। ओके, ये जो आंसर आता है आपके पास ये आता है ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए,
ऑर्डिनरी पॉइंट के लिए ऐसे सॉल्यूशन एक्सप्रेस होगा और सिंगुलर पॉइंट के लिए आपके पास ऐसे सॉल्यूशन एक्सप्रेस होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाता है? बेजल्स, लिबनिज, लेजेंडर्स, बर्नौली, कौन सा किस टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है? सो ऑब्वियसली इसको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एन एन प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये होता है ये लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। n ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, n ऑर्डर का लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके, आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं। अब ये दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द प्रीवियस क्वेश्चन कि ये आपको दिख रहा है कि लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन इसमें लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्डर, जैसे मैंने आपको बताया था, ये nth ऑर्डर का कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन होता है? लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई डबल डैश इज नथिंग बट हियर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो डोंट बी कंफ्यूज विद इट। सो माइनस 2x वाई डैश प्लस इस 6 को कैसे आप लिख सकते हो? यू 6 यू कैन राइट लाइक दिस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1, ठीक है। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 लिख सकते हैं इसको। 2 क्रॉस 3 दैट इज 6 एंड y इक्वल टू 0। सो अगर आप इसको कंपेयर करोगे इसके जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन से, सो दिस टर्म इज एक्चुअली दिस इज रिलेटेड टू n प्लस 1 y। सो n की वैल्यू उस हिसाब से 2 आ रही है। सो आपके पास ये जो है लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2 है, ठीक है। हाँ जी, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कहा जाता है बताइए? दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो लाइक डी बाई डी एक्स, नहीं, यस लाइक दिस, ऐसे लिख सकते हो आप इसको, ठीक है। सो ये बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऑफ ऑर्डर, इसमें ऑर्डर क्या है? n क्या है ये, ठीक है। देखो ध्यान से देख लेना बेजल्स और ये लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन को, इसके आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। अभी हम बेजल्स फंक्शन और बेजल्स लेजेंडर्स फंक्शन पे भी डिस्कस करेंगे, काफ़ी क्वेश्चंस है उस पर रिलेटेड। अब ये आपके लिए असाइनमेंट है कि ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा कि ये बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म है। अब ये जो बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कितने ऑर्डर का है, ठीक है, ये दैट यू हैव टू नो, यू नीड टू फाइंड दिस वन, ठीक है। ये लेजेंडर्स तो नहीं है क्योंकि 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो आपको बताना है कि ये कितने ऑर्डर का, व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ दिस बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द बेजल एंड लेजेंडर्स फंक्शन। अब ये पूछा है सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो क्या कहलाता है? सो आपको पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। दिस इज लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन और इसके जो सॉल्यूशन होते हैं वो आपके पास होते हैं Pn एंड Qn, ठीक है। Qn को समटाइम्स यू कैन राइट P ऑफ माइनस n, ठीक है। सो P ऑफ n इज कॉल्ड फर्स्ट काइंड, ठीक है, और Qn को आप कहते हो सेकंड काइंड, ठीक है। ये ध्यान रखना, इस पे एप्लीकेशन और इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये जो इसमें से क्वेश्चन आने के हमेशा ही चांसेस रहते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ हमेशा ध्यान रखना। हालांकि इस वीडियो में हम लोग ये सारे प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे आगे, तो पहले इसका सॉल्यूशन देख लो। जो ये लेजेंडर्स डिफरेंशियल इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन होते हैं Pn एंड P माइनस n ऑफ x, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा दिस वन, ठीक है। और ये जो लिखे हैं Jn एंड माइनस Jn, ये आपके पास सॉल्यूशन होते हैं बेजल्स के, ठीक है, बेजल्स डिफरेंशियल इक्वेशन को। वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, ये आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका वो भी मैं थोड़ा देर पहले ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ABCD में से आपको आंसर बताना है कि ये क्वेश्चन 3 का
क्या आंसर आएगा। ओके, सो आई हैव गिवन 3 असाइनमेंट्स टिल नाउ। अब आगे और अगर होता है तो देखते हैं, असाइनमेंट देना होगा तो देंगे, अदरवाइज आई विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स MCQs। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस P1 ऑफ x? P1 ऑफ x की वैल्यू क्या होती है आपके पास? अगर आपने पढ़ा होगा लेजेंडर्स पॉलिनोमियल, तो उसमें आप जो जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से आप P1 ऑफ x इन सब की वैल्यू निकालते हो। सो P1 ऑफ x इज़ नथिंग बट x। इसी क्वेश्चन में आप लोगों को सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। दिस वन इज़ नथिंग बट P नॉट ऑफ x, ठीक है। दिस इज P नॉट ऑफ x इज़ 1, ठीक है। P1 ऑफ x x, दिस इज द वैल्यू ऑफ P2 ऑफ x, ठीक है, मीन्स 3x स्क्वायर माइनस 1/2। This is P3 of x, means 5x cube minus 3x upon 2, and this is P4 of x। अब इसमें आने को कुछ भी आ सकता है, ठीक है, x स्क्वायर प्लस 3/8। सो ये ध्यान रखना, इनमें से एक पर्टिकुलर वैल्यू आने के हमेशा ही चांसेस रहते हैं, चाहे P1 x पूछे या आगे जाके आपके पास J1 ऑफ x, J2 ऑफ x, ये सब भी पूछा जा सकता है। दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Pn माइनस x? व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस? सो ऑब्वियसली इसकी जो वैल्यू आती है आपके पास -1 रेज़ टू द पावर n Pn ऑफ x आती है। अगर आपको ध्यान हो P माइनस n ऑफ x अगर करता हूँ, उसकी भी वैल्यू आपके पास यही आती है, सेम वैल्यू, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें आपके पास सेम होती हैं। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ऑल्सो, Pn ऑफ 1 इज़ 1, ओके। ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखनी है, सारी की सारी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। इट विल बी बेटर इफ़ यू राइट ईच एंड एवरी स्टेटमेंट्स। इसकी जितनी स्टेटमेंट्स और इसकी जितनी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सभी आप लिख लो, दैट इज़ इन अ 1 पेज, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक पेज लो या कॉपी लो और उसमें ईच 1 बाय 1 जो भी अभी बताया जा रहा है वो उसको राइट कर लो, दैट विल बी बेनिफिशियल एट द लास्ट टाइम, ठीक है। सो P डैश ऑफ n ऑफ 1, ओके, दैट इज़ नथिंग बट n प्लस 1/2, ठीक है। सो ये सारी प्रॉपर्टी, इनका प्रूफ अगर चाहिए तो मैं डायरेक्टली आपको वो कंप्लीट जो PDF मेरे पास पड़ी है इससे रिलेटेड, जिसमें मैंने प्रूफ किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आप इसकी भी PDF चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं इसकी भी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ओके। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट नोट यू कैन सी, -1 आपने 1 का तो देख लिया, Pn डैश ऑफ 1 इज़ नथिंग बट n प्लस 1/2, बट अगर यहाँ पे -1 को -1 से रिप्लेस कर दूँ तो यहाँ पे -1 रेज़ टू द पावर n-1 आ जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जनरेटिंग फंक्शन कौन सा होता है लेजेंडर्स पॉलिनोमियल का। तो लेजेंडर्स पॉलिनोमियल का जो आपके पास जनरेटिंग फंक्शन होता है वो होता है ये 1 - 2xh प्लस h स्क्वायर होल रेज़ टू द पावर -12, ठीक है। सो ड्यू टू दिस रीज़न इसको जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है इस Pn का, ठीक है, इसको जनरेटिंग फंक्शन कहा जाता है Pn का। This is the expression. It is an important expression. Oh, this is very nice question. This is one of the orthogonal property. Orthogonal property of Legendre's function. Legendre's function, ठीक है। इनके पे बेस अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता तो 100% इसका क्वेश्चन तो आना ही था, ठीक है। अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता तो ये आता, ठीक है। और ऑनलाइन है तो ऑब्वियसली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 1 Pm ऑफ x डॉट Pn ऑफ x dx इक्वल टू 0 व्हेन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ mn व्हाट विल बी द रिलेशन। तो नॉर्मल सी बात है, अगर m और n अगर इक्वल नहीं हुए, सो इफ़ दीज टू आर नॉट इक्वल देन इट विल बी 0। अगर इक्वल हो जाते हैं तो आपके पास Pm, नेक्स्ट क्वेश्चन ही देख लेते हैं। इफ़ इन द प्रीवियस क्वेश्चन ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी ही है, सेकेंड पार्ट है इसका ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी का, लेजेंड्स फंक्शन का। अगर m इक्वल टू n आ जाता है, अगर m इज़ नॉट इक्वल टू n दैट विल बी 0। अगर m इक्वल टू n आ जाएगा तो Pm डॉट Pm दैट विल बी Pm स्क्वायर।
सो इसकी वैल्यू जो आपके पास आती है वो आती है 2/2m+1, ठीक है। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये दीज प्रॉपर्टीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑफलाइन एग्ज़ाम में इसका 100% आने के चांसेस थे, तो ऑनलाइन में भी आने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। ये है कुछ इम्पॉर्टेंट रिलेशंस Pn+1 Pn एंड Pn-1 के बीच में, ठीक है। लाइक n+1 Pn+1 प्लस n Pn-1 इज नथिंग बट 2n+1 x Pn, दिस इज करेक्ट। x Pn डैश माइनस Pn-1 dash is equal to n Pn, it is also correct. P dash n+1 plus P dash n-1 is equal to 2n+1 Pn, it is also correct. आई थिंक यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस आना चाहिए, उस हिसाब से अगर प्लस होता है तो ये आंसर गलत है, ये वाला ऑप्शन, और अदरवाइज़ यहाँ पे माइनस आना चाहिए, ठीक है, देन इट विल बी करेक्ट। क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे, अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास जो स्टेटमेंट बनेगी उसके लिए यहाँ पे भी माइनस आना चाहिए, देन इट इज़ करेक्ट। सो उस हिसाब से इसमें पूछा विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स, फॉल्स के हिसाब से अगर यहाँ पे माइनस नहीं लगता है तो ये भी फॉल्स है और ये भी फॉल्स है, ठीक है, दीज टू आर फॉल्स। क्योंकि सिंपल सा स्टेटमेंट है, इन दोनों में यहाँ पे माइनस आएगा और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ दिस हियर इट शुड बी माइनस, देन दीज टू स्टेटमेंट विल बी करेक्ट, अदरवाइज ये दोनों ही फॉल्स हैं। अगर यहाँ दोनों जगह प्लस होता है तो आप चेक कर सकते हो, ये अगर यहाँ माइनस लगा दिया मैंने इन दिस स्टेटमेंट, इफ़ आई पुट माइनस हियर, तो इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपके पास ये स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ दिस बेजल्स फंक्शन मतलब Jn इज सेम एज द Legendre's फंक्शन। सो Jn ऑफ माइनस एक्स इज नथिंग बट -1 raised to the power n Gn of x, ठीक है। तो उस हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट नोट, ठीक है। अगर मैं -1 के लिए j -n ऑफ x इज नथिंग बट द सेम व्हाट इट इज फॉर द Gn ऑफ -x, ठीक है, मतलब -1 raised to the power n Gn of x। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑफलाइन एग्ज़ाम, अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो इसका प्रूफ जनरली आपके एग्ज़ाम में आता है। अगर आपके एग्ज़ाम में ये बेजल्स फंक्शन, मतलब आपके सिलेबस में अगर बेजल्स फंक्शन है तो आप पिछला कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा पिछले ईयर्स का, ये क्वेश्चन हमेशा ही आता होगा। j(x), j -half of x, j 3/2 of x, 5/2 of x, ये सब चीज़ें हमेशा ही प्रूफ करने को चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऑफलाइन में इतना इम्पॉर्टेंट है ये, तो 100% ऑनलाइन में भी इसमें आने के चांसेस हैं। तो ये भी देख लेना किस तरीके से है। j(half of x) इज़ नथिंग बट दिस वन, ओके। इंस्टेड ऑफ टेकिंग अनदर क्वेश्चन, जैसे j(half of x) इज़ नथिंग बट दिस वन, ठीक है, और j -half of x इज़, बस केवल कुछ नहीं करना, cos मल्टीप्लाई कर दो √2 π/πx से। जिस तरीके से रिकरेंस रिलेशन था आपके पास लेजेंडर्स फंक्शन के लिए, उसी तरीके से ये सारे इनमें से एक कोई फॉल्स है, दैट विल चेक। ये भी होते हैं रिकरेंस रिलेशन इन बेजल्स फंक्शन, ओके। मतलब Jn, Jn+1, Jn-1, J डैश ऑफ n, इन सब के बीच में ये रिलेशन पुटअप करते हैं। अब ज़रा इसमें देख लेते हैं कौन कौन सा सही है और कौन सा इसमें से गलत है। x Jn डैश ऑफ x इक्वल टू n Jn ऑफ x माइनस x Jn+1 ऑफ x, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, ओके। नेक्स्ट है x Jn डैश ऑफ x इक्वल टू माइनस n Jn ऑफ x प्लस x Jn-1 ऑफ x, दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट। अगर आप देखोगे यहाँ पे ये दोनों LHS आर सेम, ठीक है, बोथ आर सेम। RHS में अगर आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पे x की प्लेस पे -x रिप्लेस हो गया और यहाँ पे n की प्लेस पे -n, ठीक है। n यहाँ n+1 है, यहाँ n-1 है, हियर इट इज़ n, हियर -n। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जब आप चेक करोगे ऑप्शंस को। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टेटमेंट। थर्ड स्टेटमेंट आपके पास है 2Jn
डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जी एन माइनस 1x माइनस जी एन प्लस 1 ऑफ एक्स। अगर आप ध्यान दो इन दोनों स्टेटमेंट को, पहले दो स्टेटमेंट को, इक्वेशन 1 और 2 को, मान लो इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपके पास ये बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके पास 2x जी एन डैश आ जाएगा, 2x जी एन डैश ऑफ x, और यहाँ पे आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस विल बी x कॉमन, और जी एन माइनस 1 ऑफ x माइनस जी एन प्लस 1 ऑफ x आ जाएगा। और आपके पास यहाँ x LHS में भी है, x RHS में कैंसिल आउट होके दिस स्टेटमेंट will come out. So overall this statement is also correct. Now you see the last statement, 2n gn dash gn of x equal to x into gn minus 1 of x plus gn plus 1 of x. ये ज़रा देखते हैं। Now let me take difference of these two. First दो इक्वेशन जो है इनके बीच में मैं डिफरेंस ले लेता हूँ, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो सब्ट्रैक्ट करूँगा तो दिस एंड दिस पोर्शन इज़ सेम, तो ये तो हो जाएगा 0, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 ट्वाइस ऑफ एन जेड एन ऑफ एक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा माइनस एक्स मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी एन प्लस 1 देन माइनस जी एन माइनस 1, करेक्ट। तो इसको इस यहाँ पर आपके पास 0 है, इसको LHS में ले जाएंगे तो आपके पास ये टर्म बनेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो x है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, यहाँ पे प्लस लेना पड़ेगा। सो x इज़ नॉट ओनली मल्टीप्लाई विद दिस, x इज़ ऑल्सो एक्चुअली मल्टीप्लाई विद दिस। उस हिसाब से ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये आपके पास सही है। और ये डिफ्रेंशिएशन जब होता है x रेज़ टू द पावर n जी एन ऑफ x का विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या आता है, और डिफ्रेंशिएशन x रेज़ टू द पावर माइनस n और जी एन ऑफ x का क्या होता है। दीज आर टू ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, ये भी पूछा जा सकता है। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नाउ जैसे आपके पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी थी बेजल्स लेजेंडर्स की, उसी तरह आपके पास ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है बेजल्स की ऑल्सो। ठीक है, ऑफ बेजल्स फंक्शन। सो ये जो प्रॉपर्टी है ये बेजल्स फंक्शन की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी है, जिसमें आपके पास अगर ये अल्फ़ा और बीटा दोनों ही अलग अलग हैं, मीन्स अल्फ़ा इज़ नॉट इक्वल टू बीटा, इन दैट केस दिस होल इंटीग्रल विल बी इक्वल टू 0। हालांकि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा के बीच में रिलेशन पूछा है, सो इट्स आंसर विल बी दिस वन। और अगर ये अल्फ़ा बीटा दोनों सेम हो जाते हैं तो क्या होगा, चलो वो भी देख लेते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आपके पास वहाँ पे अगर सेम आ जाता है तो आपके पास जी एन ऑफ अल्फ़ा एक्स और जे एन ऑफ बीटा एक्स आपके पास आ जाएगा जे एन ऑफ अल्फ़ा एक्स होल स्क्वायर, और इसका जब आप इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 to 1 दैट विल बी इक्वल टू दिस वन, जी एन ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर बाई 2, या आप ऐसे कह सकते हो 1/2 टाइम्स ऑफ जी एन ऑफ अल्फ़ा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये बेजल्स फंक्शन की ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपके पास दिया हुआ है, ऑब्वियसली इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आप देख रहे हो m² माइनस 3m प्लस 2 इक्वल टू 0, सो m इक्वल टू क्या आ गया 1 and 2, सो y इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बन जाएगा CF a e रेज़ टू द पावर x प्लस b e रेज़ टू पावर 2x। ठीक है, तो ये आपके पास गिवन है। अगर ऐसा है देन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, वो क्या होगा, मतलब मुझे yp निकालना, व्हाट विल बी yp। सो दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन आता है आपका, जिसमें y1 ऑफ x आपके पास क्या है e रेज़ टू द पावर x। ठीक है, y2 आप निकाले हो e रेज़ टू द पावर 2x, यहाँ से देख सकते हो आप, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2। ओके, सो y1 इज इक्वल टू e रेज़ टू x, y2 इज इक्वल टू e रेज़ टू 2x। अब रॉन्ग स्किन क्या होगा, रॉन्ग स्किन आप पहले निकाल चुके हो, e रेज़ टू x, e रेज़ टू 2x
the differentiation of e raised by x is e raised by x, differentiation of e raised by 2x is 2 e raised to the 2x. तो इनका डिफरेंशिएशन लेके डिटरमिनेंट निकाल देते हैं हम. सो ये आएगा आपके पास 2 e raised to the power 3x माइनस e raised to the power 3x. सो कम्प्लीटली आपके पास आ रहा है e raised to the power 3x. सो e raised to the power 3x रॉन्गस्किन आ गया है, तो चलो अब निकाल लेते हैं. और हाँ, व्हाट इज़ दिस fx? fx क्या है आपके पास? ये पार्ट e raised to the power 3x इज ऑल्सो fx. सो सेपरेटली मैंने ये सारी चीज़ें अलग से लिख ली हैं, y1, y2, w एंड fx. अब मैं इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ इसमें. माइनस y1 क्या है? e raised to the power x, इंटीग्रेशन ऑफ y2 इज e raised to the power 2x डॉट e raised to the power 3x. fx की वैल्यू e raised to the power 3x है, रॉन्ग स्किन भी e raised to the power 3x है, dx प्लस y2 है आपके पास e raised to the power 2x, इंटीग्रेशन ऑफ y1 इज e raised to the power x, fx is e raised to the power 3x upon wrong skin is also e raised to the power 3x dx, here also dx. So यहाँ से आप देख रहे हो e raised to the power 3x is cancelled out. Okay, so minus e raised to the power x integration of e raised to the power 2x dx plus e raised to the power 2x इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power x dx. तो सिंपली मैं इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो आपके पास आ जाएगा e raised to the power 2x अपॉन 2. ओके, प्लस e raised to the power 2x डॉट e raised to the power x, दैट्स इट. ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा e raised to the power x e raised to the power 2x, मतलब माइनस e raised to the power 3x by 2 और प्लस ये आ जाएगा e raised to the power 3x. सो फाइनली इट विल बी e raised to the power 3x by 2. ठीक है, सो माइनस हाफ प्लस 1, सो इट विल बी हाफ. So e multiplied by e raised to the power 3x. So e raised to the power 3x by 2. So e raised to the power 3x by 2 ऑप्शन में है क्या? Yes, the first one. ये इसका आंसर है. So फाइनली हमने MCQs इसके भी टोटली कंप्लीट कर ली हैं, मॉड्यूल 2 के भी. ओके, सो ईच एंड एवरी टॉपिक पे हमने देखा इस पे मॉड्यूल, चाहे वो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और वेरिएबल कोफिशिएंट के साथ. ठीक है, फिर मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के MCQs देखे. ठीक है, एंड देन पावर सीरीज़ के देखे, देन लेजेंडर्स एंड बेजल्स फंक्शंस के फर्स्ट एंड सेकंड काइंड की सारी प्रॉपर्टीज़ देखी. तो ईच एंड एवरी टॉपिक पे हमने MCQ किए हैं. होपफुली ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा एंड इट माइट बी हेल्पफुल इन योर एग्ज़ाम ऑल्सो. सो इफ़ इट इज़ हेल्पफुल और अगर आपको काम अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. मैंने कहीं नहीं बोला है, लास्ट में आके ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो. आगे हम मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4, मॉड्यूल 5 इन सभी पे MCQs देखेंगे और अगर इससे रिलेटेड PDF भी चाहिए आपको तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूँगा. ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.